तो स्टूडेंट मैं आ गया कक्षा 10 के विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन का अगला लेक्चर लेकर के। तो हम लोग लेक्चर 1 में प्रकाश के परावर्तन के नियम तक पढ़े थे। तो प्रकाश के परावर्तन के या लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में प्रकाश के परावर्तन के आगे पढ़ेंगे। तो हालांकि हमने प्रकाश के परावर्तन का नियम ये पढ़ा था कि जब किसी दर्पण पे या चिकने तल पे प्रकाश किरणें आती हैं, आपतित किरण, इसको आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो जिस एंगल से आती है, जिस कोण से आती है, ये उसी कोण से पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। तो इसी को कहते हैं, जो जाने वाली प्रकाश किरण होती है उसी को कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण या परावर्तित किरण। तो और जो है इस दर्पण के अभिलंबवत एक अभिलंब की जाएगा, इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब दर्पण के तल से 90 डिग्री बनाकर खींचा गया जो एक रेखा होती है, इसको अभिलंब कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे अभिलंब यह है। तो पहला नियम यह था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम यह था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इतना हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे दर्पण क्या है, उसकी कुछ डिफिनीशन समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक्चुअली एक जो कांच की प्लेट होती है, कांच की प्लेट जो होती है एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। तो कांच की प्लेट के अगर एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाता है, कलई, चांदी का कलई, सिल्वर कलई, तो दूसरा पृष्ठ चमकीला हो जाता है और वही दर्पण कहलाता है। तो दर्पण का मतलब कांच की प्लेट को एक तरफ से अगर कलई कर दिया जाता है तो दर्पण प्राप्त होता है। अब देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो इसमें समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण के सामने अगर सपोज दैट कोई वस्तु रखी जाती है, अगर समतल प्लेट के एक पृष्ठ पे कलई करी जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, इसे मान लीजिए एक समतल कांच की प्लेट है और इधर हमने कलई कर दिया और ये पृष्ठ हो गया परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो ये समतल दर्पण एक्चुअली करता क्या, कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो किसी वस्तु का समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति। तो एक्चुअली समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा बनता है और बस केवल दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है, लेकिन वो सीधा बनता है और आकार में वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के
बराबर बनता है, और दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है प्रतिबिंब भी दर्पण के उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ बनता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक वस्तु है और ये समतल दर्पण है और ये 10 सेंटीमीटर दूर पे है सामने की तरफ वस्तु ओ, या सपोज दैट इसको हम ए भी कह लेते हैं इस वस्तु को। तो ए बी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर के पीछे ही इसमें बनता है प्रतिबिंब। ये वस्तु होगी और ये प्रतिबिंब हो गया। तो 10 सेंटीमीटर दूर पर ही बनता है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो समतल दर्पण है इसमें केवल साधारण बातें जान लेना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है मतलब ज्यादा जो पढ़ना है वो गोली दर्पण पढ़ना है। तो इसके लिए बस इतना जानिए कि समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति या स्थिति क्या होती है। तो सीधा बनता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है, और जितने दूरी पर सामने वस्तु होती है उतनी दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया समतल दर्पण। अब हमें पढ़ना गोली दर्पण। अब गोली दर्पण क्या होता है, तो एक्चुअली देखिए गोली दर्पण क्या होता है। तो अगर हम गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण एक्चुअली दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल होता है और एक अवतल होता है। अवतल कन्वेक्स मिरर दर्पण, एक्चुअली कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो जो गोली दर्पण होता है इसकी परिभाषा हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो देखिए सपोज दैट अगर एक कांच का खोखला गोला हो और उसको ऐसे काट दिया जाए, खोखला गोला हो पारदर्शी हो और काट दिया जाए, तो काटने के बाद जो रचना बनेगी बचेगी ये, इसको अगर चाहे अंदर की तरफ से कर दो चाहे बाहर की तरफ से कर दो तो ये दर्पण बन जाएगा गोली दर्पण। अगर हम इसको बाहर की तरफ से कलई करते हैं तो अंदर का पृष्ठ परावर्तक होता है और ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो स्टूडेंट ये सब चीजें कॉमन है, जो है कि अगर बाहर उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होती है और दबा हुआ भाग अगर परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है एक कलई, तो ऐसे दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। और अगर इसी कटे हुए भाग का अंदर वाला भाग अगर कलई कर दिया जाए और बाहर का जो पृष्ठ हो वो परावर्तक पृष्ठ हो, परावर्तक या उभरा मतलब उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो और दबे हुए भाग पर कलई कर दी गई हो तो परावर्तक पृष्ठ और ये कलई, तो ऐसे दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। तो यहां तक समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो इसके बाद हम समझेंगे गोली दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए। पढ़ रहा है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। तो
स्टूडेंट क्या इसमें मतलब हमें पढ़ना है, तो इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे कि एक पढ़ना होता है वक्रता केंद्र। तो मान के चलिए मैंने पहला नंबर वक्रता केंद्र पढ़ना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्र मतलब घुमाव, वक्र का मतलब घुमाव, वक्र का मतलब घुमाव होता है, तो घुमाव का केंद्र था। अच्छा, दूसरी चीज इसमें वक्रता त्रिज्या पढ़नी है, वक्रता त्रिज्या जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट इसको केवल मतलब जानना है कि इसको एक समझ लीजिए कि तैयारी के लिए बता रहे हैं, सब चीजें जानेंगे तभी हम इसका क्वेश्चन कर पाएंगे इस चैप्टर का। तो बेसिक है, 2 लेक्चर बेसिक ही रहता है और उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट चीज आने लगेंगी। तो नंबर 3 होगा जो है वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, और उसके बाद आपका दर्पण का ध्रुव होगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, इसको पोल ऑफ मिरर कहते हैं, तो पोल ऑफ डायरेक्ट कर लीजिए। और मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, और मुख्य फोकस होगा, फोकस होगा, और फोकस तल होता है, मतलब वो सब समझा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर वक्रता केंद्र क्या होता है। तो हम यहाँ पर समझा देते हैं सारी चीजों को। वक्रता केंद्र आखिर क्या होता है, वक्रता केंद्र आखिर क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो स्टूडेंट वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप यहाँ समझिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र की डिफिनीशन ऐसे दी जाती है कि जो दर्पण होता है, गोली दर्पण, एक्चुअली गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे गोली दर्पण हो, उत्तल वाला, ये भी एक दर्पण है, ये भी एक दर्पण है, ये उत्तल है, उत्तल है, ये अवतल है। तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वक्रता केंद्र दोनों में होता है। तो जो दर्पण होता है आपने बताया वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, मतलब एक गोले का भाग है, मतलब एक कहीं ना कहीं एक काल्पनिक गोला मान लेते हैं, इस गोले का कटा हुआ भाग, देखिए पूरा इसमें गोल नहीं बन पा रहा है, अब मान लीजिए ये इस गोले का कटा हुआ भाग है, एक्चुअली सपोज करिए कि इस गोले का कटा हुआ भाग है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कांच के खोखले गोले का, उसका जो केंद्र होता है, तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा, इस केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक उसी तरीके से ऐसा दर्पण है तो उसका भी इधर ऐसा दर्पण है, अवतल अवतल, तो ये भी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो कहीं कहीं ये ऐसे दर्पण का भाग है, ऐसे ऐसे गोले का भाग है, और इसका केंद्र यहाँ पे आएगा, तो इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र है यहाँ पे, तो वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। मतलब सीधे सीधे परिभाषा का आ जाए तो दर्पण, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगला चीज क्या है, एक्चुअली देखिए वक्रता त्रिज्या हम लोग बाद में समझेंगे, पहले दर्पण का ध्रुव समझना पड़ेगा। तो दर्पण का ध्रुव भी यहीं पे समझ लेते हैं। तो देखिए जो दर्पण होता है, जो उसका परावर्तक पृष्ठ होता है, जैसे सपोज ये दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वक्रता केंद्र, और अब जो दर्पण होता है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, मतलब सामने की तरफ परावर्तक पृष्ठ, उसका जो बीच वाला बिंदु है, दर्पण जो भी होगा लगभग कटोरी नुमा होगा, सपोज कटोरी नुमा होगा, तो उसके बीच का जो
भाग होगा, बीच का मध्य बिंदु जो होगा वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है और ध्रुव को P से डिनोट कर लेते हैं। ये ध्रुव हो गया, ध्रुव। और यहाँ भी ध्रुव होगा, यहाँ पे ध्रुव। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, केंद्र। तो देखिए वक्रता केंद्र हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि जो ध्रुव तो है यहाँ पे, अब मुख्य अक्ष क्या होता है। तो इस ध्रुव और सी, अगर इन दोनों से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा खींच दी जाए, समझ देर मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर जाने वाली जो एक सीधी रेखा होती है, इस सीधी रेखा को ही कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। आप इसमें भी समझ लीजिए, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इससे होकर जाने वाली जो सीधी रेखा है वो है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो इसको जानिए केवल, और ये जानने वाली चीज है, मतलब बिना इसको जाने हम लोग इसका न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो ये हो गया वो मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए वक्रता त्रिज्या एक्चुअली क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है ध्रुव P और C के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, और इसको R से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ध्रुव जो है P से डिनोट किया जाएगा, शॉर्टकट में लिख लीजिए P, और वक्रता त्रिज्या डिनोट किया जाएगा, केंद्र डिनोट किया जा रहा है C से, और वक्रता त्रिज्या डिनोट किया जा रहा है कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी यूज किया जा सकता है, स्मॉल आर से भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष भी समझ में, अब समझना है मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस को समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा बोर्ड पे लिखते हैं आधा आधा करके, ऐसे बीच में जा। तो अब हमें पढ़ना है कि मुख्य फोकस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मुख्य फोकस इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा भी जाता है। तो मुख्य फोकस एक्चुअली मुख्य फोकस होता क्या है। तो जैसे कोई भी दर्पण है, जैसे मान लो चलिए हमारे पास एक दर्पण है और एक एक्चुअली ऐसा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और यहाँ पे इसका ध्रुव P हो गया और यहाँ पे इसका C हो गया। ध्रुव P और C से होकर जाने वाली जो रेखा है, ध्रुव P और C से होकर जाने वाली जो रेखा है स्टूडेंट, इसको आप कहते हो मुख्य अक्ष। हमने अभी को बताया, इसको कहते हो आप मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो अब आपके फोकस क्या होता है हमें समझना। वैसे फोकस को यहाँ से डिनोट किया जाता है। तो अगर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आए, चाहे एक आए चाहे कहीं आए, प्रकाश किरण पुंज आ जाए मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए, तो ये सारी प्रकाश किरणें जब लौटेंगी, परावर्तित होंगी, तो दर्पण पर स्थित एक ऐसे एक ही बिंदु से सारी प्रकाश किरणें परावर्तित होके जाएंगी, सारी प्रकाश किरणें परावर्तित होके जाएंगी। आप समझ
सोच सकते हैं। सपोज दैट ए बी लौटती है, यहाँ से बीच में अगर एक जाती बीच में मुख्य अक्ष के ऊपर से होकर जाती है, तो जहां पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर ये सारी प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस का मतलब क्या है कि अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, या जिस बिंदु से होकर जाती हैं, या जिस बिंदु पर होकर मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक्चुअली दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है वो देखिए P और C के एकदम बीच में होता है, P या C के एकदम बीच में होता है दर्पण का मुख्य अक्ष। अब स्टूडेंट हमें यही चीज समझना है कि आखिर मुख्य फोकस जो है अवतल दर्पण में यहाँ पर है, तो उत्तल दर्पण में कहाँ पर होगा, उसकी कैसे परिभाषा दी जा सकती है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा कुछ ऐसे दी जाती है, जैसे सपोज दैट आप इसको मान लीजिए, इसको आप मानिए जो है एक्चुअली इसको, हाँ इसको आप मान लीजिए जो है ये ध्रुव हो गया, ये सी हो गया, केंद्र वक्रता केंद्र हो गया, और ए जो रेखा है ये हो गई मुख्य अक्ष। चलिए मिला देते हैं मुख्य अक्ष। तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, तो एक्चुअली ये जो दर्पण होता है ये प्रकाश किरणों को एक जगह बटोरता नहीं, फैला देता है। ये इसको अभिसारी भी कहते हैं, ये सभी प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, अपसरित कर देता है, फैला देता है। मतलब ये प्रकाश किरण सपोज दैट देखिए इसको ऐसे फैला देगा और इसको ऐसे फैला देगा, इसको भी ऐसे फैला देगा, इसको ऐसे, मतलब प्रकाश किरण आई और यहाँ पे टकराई और ऐसे चली गई, प्रकाश किरण आई यहाँ पे टकराई और ऐसे चली गई, प्रकाश किरण सामने से आई और यहाँ पे टकराई फिर उसी माध्यम में चली गई, प्रकाश किरण फिर आई और ऐसे चली गई, आई और ऐसे चली गई। तो ये सारी प्रकाश जो अपवर्तित जो आपतित प्रकाश किरणें हैं वो तो मुख्य अक्ष के समांतर है, लेकिन सारी जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं उनको अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो एक्चुअली सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। सारी प्रकाश किरणें मतलब एक ही बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है। आप इसको डाट में समझ लीजिए, क्योंकि एक्चुअली प्रकाश किरणें पीछे तो जा नहीं रही हैं, प्रकाश किरणें आ रही हैं और ऐसे चली जा रही हैं, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो यहाँ से होकर जा रही है। तो थोड़ा सा मैं बॉटम गया है, मुझे सी को थोड़ा यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो एफ होता है वो सी और पी के बीच में होता है। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे दी जा सकती है कि अवतल उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस की परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई मतलब जाती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर मुख्य फोकस का अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में कंबाइन करके इसका परिभाषा लिख रहा हो तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए मुख्य अक्ष के समांतर इसमें भी आ रही है प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष के समांतर इसमें भी आ रही है प्रकाश किरण, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस
जिस बिंदु स्थित जिस बिंदु पर मिलती है, अभी मिलने वाला काम अवतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है मतलब प्रतीत होने वाला काम उत्तल दर्पण। तो उस बिंदु को ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। उसे जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये फिगर के अंदर लिखा गया है, तो आप क्या करिए, मुख्य फोकस को लिख लीजिए और इन दोनों फिगरों को बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजें में समझना। तो स्टूडेंट अब एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी होती है कि जो दर्पण होता है, दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आती हैं तो वो परावर्तित, गोली दर्पण पर प्रकाश किरणें आती तो परावर्तित होने के कितने नियम हैं उसके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गोलीय दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तित होने के नियम। तो जनरली हम इसमें 3 नियम समझ सकते हैं। पहला तो ये है कि हम एक गोली दर्पण हो, अवतल वाला चाहे उत्तल वाला, इन दोनों, अगर ये गोली दर्पण की इसका हम ध्रुव यहाँ मान लेते हैं P, सपोज दैट यहाँ C है इसका वक्रता केंद्र, और P और C से होकर जाने वाली जो रेखा है उसे मुख्य अक्ष कहा जाएगा, मुख्य अक्ष। और ये सपोज दैट P C इधर इसका होगा और ये मुख्य इसका ऐसे हो गया, मुख्य अक्ष। तो पहला एक नियम है कि अगर मान लीजिए चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर उनमें हम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाए प्रकाश किरणें, तो क्या होगा। देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर, तो पहला नियम कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में तो फोकस से होकर लौटेगी, फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी, लौटेगी, और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। अगर सपोज दैट फोकस है तो ऐसे लौटेगी कि लगेगा कि वो फोकस से होकर आ रही है। यहाँ पर से देखने वाला प्रेक्षक को पता चलेगा, बंदे को पता चलेगा कि ये यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है। तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में और मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो हम इसको लिख देते हैं और समझ लीजिए बातों को। मुख्य अक्ष के समांतर पर आपतित प्रकाश किरणें, अब एक आगे चाहे किरणें परावर्तन के पश्चात के
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस मतलब कैपिटल एफ से होकर जाती है और जाती ही किस दर्पण में, अवतल दर्पण अथवा मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। और ये है उत्तल दर्पण। आप इस नियम को लिखिए और जनरली इसको समझने वाली बात है, लिखना ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। आप समझ लीजिए कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो अगर अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। अगर अवतल दर्पण मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, तो उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये है पहला, मतलब मैंने बताया कि 3 नियम है। तो गोली दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तन होने के नियम में तो एक पहला नियम मैंने बताया। तो अब स्टूडेंट जनरली इस अभी क्रम में आधा घंटा लगभग ही वीडियो बन रहा है। तो आप जो अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है प्रकाश के परावर्तन का, तो एटॉमिक कोचिंग क्लासेज सर्च करके यूट्यूब पर जो है प्रकाश के परावर्तन का पहला लेक्चर देख ले, फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट अभी जो गैप भी हो गया, अब गैप नहीं होगा, लगभग मैं रोज डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और आगे वीडियो बनाएंगे।